हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बुल ट्रैक। दोस्तों, अगर आपने फ्राइडे का मार्केट को ट्रैक किया है तो आपने देखा होगा कि ज्यादातर फार्मा के स्टॉक्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया और 2 से 10% तक यानी 2 to 10% का रिटर्न एक दिन में ही दिखाया। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या ये सही समय है फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट करने का और वो कौन से फार्मा सेक्टर्स के स्टॉक्स हैं जो हमें पसंद हैं। तो आइए सबसे पहले फार्मा सेक्टर का हम एक परफॉर्मेंस देखते हैं और निफ्टी के अगेंस्ट में उसे हम कंपेयर करते हैं। तो मार्च 2020 तक फार्मा सेक्टर ने निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया था, लेकिन मार्च 2020 के बाद से सिचुएशन बदली और वहां से हमने देखा फार्मा सेक्टर्स में एक जबरदस्त उछाल आया और उसका परफॉर्मेंस निफ्टी से काफी ज्यादा अच्छा हो गया। अगर हम निफ्टी और फार्मा सेक्टर्स के रिटर्न्स को कंपेयर करें तो एक वीक में निफ्टी ने 1% का लॉस दिया है जबकि फार्मा ने 9% का गेन दिया है। वहीं 1 मंथ में निफ्टी ने 7.5% का गेन दिया है जबकि फार्मा ने 11.6% का गेन दिया है। अगर हम 52 वीक्स की बात करें तो निफ्टी करीब करीब फ्लैट है जबकि फार्मा ने 40% का गेन दिया है। और अगर हम सिर्फ 2020 की बात करें तो निफ्टी ने करीब 10% का लॉस दिया है, वहीं फार्मा सेक्टर ने 28% का गेन दिया है। वहीं अगर हम पिछले 30 डेज का परफॉर्मेंस देखें तो सिर्फ 4 सेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दिया है और वो सेक्टर्स कौन से हैं? आईटी, फार्मा, ऑटो और मेटल्स। तो अगर इसमें आप देखें तो आईटी के बाद सबसे अच्छा फार्मा सेक्टर ने परफॉर्म किया है। तो आइए अब जरा हम देखते हैं कि इस सेक्टर में कुछ दम है या सिर्फ झाग ही झाग है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस सेक्टर्स की प्रॉब्लम्स क्या है। तो पहली प्रॉब्लम, लो डिमांड इन डोमेस्टिक मार्केट, यानी कि डोमेस्टिक मार्केट में दवाइयों की डिमांड कम हुई है पिछले कुछ महीनों में। तो दोस्तों, अगर हम इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स का साइज देखें तो वो करीब 35 बिलियन यूएस डॉलर बनता है, जिसमें से करीब 15 बिलियन यूएस डॉलर्स हम एक्सपोर्ट करते हैं और बाकी का 20 बिलियन यूएस डॉलर्स हम डोमेस्टिक मार्केट में दवाइयों को कंज्यूम करते हैं। तो आखिर डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड कम क्यों है? इसकी वजह है कोरोना। लेकिन आप कहेंगे कि कोरोना से तो दवाइयों का डिमांड बढ़ना चाहिए, ये कम कैसे हो रहा है? तो इसका कारण यह है कि आज के दिन में अगर आप देखें तो लोग हॉस्पिटल्स में सिर्फ तभी जा रहे हैं जब वो किसी तरीके की हेल्थ इमरजेंसी है। ओपीडी ज्यादातर हॉस्पिटल्स में कम चल रहे हैं और लोग जा भी नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से दवाइयों की डिमांड कम हुई है। दूसरी जो प्रॉब्लम है, लो प्रोडक्शन। दोस्तों, इंडिया में ज्यादातर ड्रग कंपनीज अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी की फुल कैपेसिटी प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं और इसका कारण है, एक तो लेबर की प्रॉब्लम है और दूसरी सप्लाई चेन की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश ड्रग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, इंडियन कंपनीज अपने कैपेसिटी के सिर्फ 70% कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, यानी कि 100% कैपेसिटी से प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तीसरी जो प्रॉब्लम है, रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम। अब यहां पे 2 तरीके की प्रॉब्लम है। पहली, रॉ मटेरियल मिल नहीं रहा है और अगर मिल रहा है तो वो काफी महंगा मिल रहा है। दोस्तों, हम इंडिया में करीब 24 बिलियन यूएस डॉलर्स के ड्रग्स इंपोर्ट करते हैं, जिसमें से 70% एपीआईज होते हैं, यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जिनका इस्तेमाल दवाइयां बनाने में होता है और इसमें से काफी मात्रा में एपीआईज हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो कोविड और साथ में इंडो चाइना टेंशन की वजह से एक सप्लाई चेन पे इंपैक्ट पड़ा है और रॉ मटेरियल की स्कैर्सिटी हुई है। इसके साथ साथ हमने देखा कि काफी सारे केमिकल्स ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल दवाइयों में होता था, लेकिन अब वो और जगह पे इस्तेमाल होने लगा है कोरोना की वजह से, जिसकी वजह से उसके प्राइस में एक उछाल देखने को मिला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखें
आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जिसका इस्तेमाल दवाइयां बनाने में होता है, उसका कोरोना से पहले जो रेट होता था वो करीब 50 रुपीज पर लीटर होता था। लेकिन चूंकि उसका इस्तेमाल अब हैंड सैनिटाइजर में हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी कीमत में एक जबरदस्त उछाल आ गया है और वो 300 रुपीज पर लीटर तक बिकने लगा है, जिसकी वजह से उनके इनपुट कॉस्ट बढ़े हैं। तो दोस्तों 300 रुपए में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बिक रहा है, इससे सस्ता तो देसी ठेके में नारंगी बिकता है। जोक्स अपार्ट दोस्तों, ये एक सीरियस प्रॉब्लम है और ड्रग कंपनीज इसकी वजह से इंपैक्टेड हो रही हैं। चौथी प्रॉब्लम जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज फेस कर रही हैं इंडिया में, वो है यूएस एफडीए के ऑब्जर्वेशंस। और अक्सर हम देखते हैं कि किसी ना किसी तरीके के ऑब्जर्वेशंस इंडियन कंपनीज के अगेंस्ट में रेज कर दी जाती हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा सेक्टर इंपैक्टेड हो जाता है और सभी फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स के स्टॉक्स का प्राइस गिरने लगता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं तो फार्मा सेक्टर अच्छा क्यों कर रहा है और उसके स्टॉक्स ऊपर क्यों जा रहे हैं? तो आइए उन कारणों को हम देखते हैं। पहला कारण, राइज इन एक्सपोर्ट। दोस्तों, इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स की कंपनीज ने अपने एक्सपोर्ट टारगेट को मीट किया है और ना सिर्फ मीट किया है बल्कि उनके एक्सपोर्ट्स में 10% का राइज हुआ है। तो दोस्तों, भले ही हमारे देश के लोग बिना दवाई के मर जाएं, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि कोई अंग्रेज बिना दवाई के नहीं मरना चाहिए। दूसरा कारण, फार्मास्यूटिकल सेक्टर का जो साइकिल का बैड पार्ट था वो ओवर हो चुका है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि लगभग सभी सेक्टर्स सिक्लिकल होते हैं, उनकी बैड साइकिल और गुड साइकिल होती है। तो वो जो बैड साइकिल वाला पार्ट था वो इस सेक्टर ने एक तरीके से ओवर हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आप ये पीरियड देखें 2015 से 2018 यानी 2015 से 2018 तक, तो उस दौर में हमने देखा कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज के ऊपर काफी प्रेशर था, यूएस मार्केट्स में काफी प्रॉब्लम्स थी, यूएस एफडीए की काफी सारी ऑब्जर्वेशंस थी, जिसकी वजह से पूरा का पूरा सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा था और एक तरीके का उस पर दबाव बना हुआ था। लेकिन अब वो दौर से कंपनीज निकल चुकी हैं, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को काफी हद तक फिक्स किया है। हालांकि अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कंपनीज लगातार उस पर काम कर रही हैं और उसके हमें फल आने वाले टाइम में दिखने की उम्मीद है। चौथा कारण, यूएस प्रेसिडेंट का एक प्रपोजल। दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक प्रपोजल दिया है और उसमें यह कहा है कि अमेरिका सस्ती दरों पे ड्रग्स को इंपोर्ट करेगा ताकि उन्हें सस्ते रेट पर वो अपने सिटीजन्स को उपलब्ध करा सके। दोस्तों, यूएसए में दवाइयां बहुत ज्यादा महंगी होती हैं और इसका मैं आपसे एक किस्सा शेयर करता हूं। जब मैं नया नया यूएसए में गया था और मेरे पास जो इंश्योरेंस था वो एक तरीके का टेम्पररी हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड था, तो मुझे वहां पर फ्लू हो गया। मैं एक डॉक्टर के पास गया और उन्होंने मेरे कार्ड को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप इलाज चाहते हैं तो आपको कैश पे करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स मुझे इलाज तो कराना ही था, तो उन्होंने मुझे सिर्फ बुखार और बॉडी एक की दवाई दी और इसके बदले में उन्होंने मुझे $300 का बिल दिया। दोस्तों, अगर आप उसे आज की रेट पे कन्वर्ट करें तो ये करीब 22,000 रुपीज बनता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वहां पे दवाइयां कितनी महंगी होती हैं। तो अगर ये प्रेसिडेंट ट्रंप का ऑर्डर पास हो जाता है तो ये इंडियन कंपनीज को इसका फायदा मिलने की उम्मीद है और ज्यादातर कंपनीज को इसका फायदा होगा। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इससे कुछ कंपनीज को नुकसान भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल इंडियन फार्मा सेक्टर्स को इसका फायदा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, कैडिला हेल्थ केयर का एग्जाम्पल ले लीजिए, जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन यानी HCQ नाम की दवा बनाती है और अमेरिका उसे बड़ी क्वांटिटी में खरीद रहा है। तो इस तरीके की कंपनीज को इस ऑर्डर से काफी फायदा होने की उम्मीद है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या यह ऑर्डर पास होता है और कितनी जल्दी होता है, इस पर काफी कुछ डिपेंड करेगा। पांचवा कारण, इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है कि हमारे ड्रग कंपनीज की बहुत ज्यादा चाइना पे डिपेंडेंट है और
जिसकी शॉर्टेज की वजह से कंपनीज प्रॉपर तरीके से ड्रग्स मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रही है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक नई गाइडलाइंस को अनाउंस किया है और इसमें उन्होंने 53 एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यानी एपीआई आइडेंटिफाई किए हैं जिसका इस्तेमाल दवाइयां बनाने में होता है। और यह कहा है कि अगर इंडियन कंपनीज उन एपीआईज को बनाती है तो वो गवर्नमेंट उन कंपनीज को इंसेंटिव देगी ताकि चाइना पे डिपेंडेंसी को रिड्यूस किया जाए। तो ये एक अच्छा कदम है और अगर इसे सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है तो ये फार्मा कंपनीज के लिए एक बड़ा बूस्ट साबित होगा। दूसरी चीज जो गवर्नमेंट ने कहा है कि वो इंडियन फार्मास्यूटिकल्स को ग्रो करते हुए देखना चाहती है और उन्होंने एक नया लक्ष्य रखा है कि इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स को 2024 तक $100 बिलियन इंडस्ट्री बन जाना चाहिए। अब देखने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को कितना हेल्प करती है, कितना सपोर्ट करती है, लेकिन फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज ने इन अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई किया है और उस पर वो सीरियसली काम कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि उनके रेवेन्यू में जबरदस्त ग्रोथ होने की उम्मीद है और इसकी अच्छी पॉसिबिलिटी है कि अगले 4-5 सालों में आप देखेंगे कि उनकी इनकम डबल हो गई। तो हमारा व्यू ये है कि ये एक अच्छा मौका है फार्मा सेक्टर में एंटर करने के लिए। आपको ये ध्यान रखना है कि उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जिनके कोई बड़े लीगल केसेस नहीं चल रहे हैं और जिनकी चाइना पर डिपेंडेंसी कम हो। तो हमने फार्मा सेक्टर्स के 2 पिक आपके साथ शेयर किए थे। पहला कैडिला हेल्थ केयर जो कि हमने 351 रुपीज में सजेस्ट किया था और दूसरा सन फार्मा जो कि हमने 487 रुपीज में सजेस्ट किया था। आप देख सकते हैं ये दोनों स्टॉक्स फिलहाल प्रॉफिट में चल रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि ये आने वाले 4 से 5 सालों में डबल हो जाएंगे। तो अगर आप इन स्टॉक्स को 4 से 5 साल तक के लिए होल्ड करने को तैयार हैं तो आप अभी भी इन स्टॉक्स में एंटर कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, फार्मा सेक्टर में कुछ दम है या इसमें सिर्फ झाग है? जरूर शेयर करें। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहां पे मैं खत्म करता हूं। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया और अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।